वेलकम ऑल। सबसे पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ये जो पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आपको बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने बताया होगा कि फिज़िक्स में आप बड़ी बड़ी बुक्स के नाम लिए होंगे कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, बट एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए वो आज मैं बताता हूँ। देखो, वन ऑफ द ऑप्टिमल बुक यदि आप पूरे मार्केट में देखोगे तो एनसीईआरटी है, ठीक है। आप कभी प्रीफेस देखा आपने? यदि एनसीईआरटी के प्रीफेस को पढ़ोगे देखोगे बहुत सारे रेफरेंस लिया गया है। एक बहुत बढ़िया रेफरेंस है बुक्स का और एक ग्रुप ऑफ पीपल ने इसे लिखा है और हाईली रिसर्च्ड कंटेंट है, ठीक है। तो इनिशियली आपको भटकने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए, आपको हर एक चीज़ का कंटेंट दे देगा। चाहे आपको स्कूल एग्जाम निकालना हो, चाहे आपको नीट निकालना हो, मेंस निकालना हो, इवन एडवांस निकालना हो और इवन फिजिक्स एंजॉय करना हो, ठीक है। और यही मकसद है इस लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के पढ़ाने का, ठीक है। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर 11th क्लास के फिजिक्स का पढ़ेंगे जो कि फिजिकल वर्ल्ड है। तो यदि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जो वेरी फर्स्ट चैप्टर आपके पास दिया गया है फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर 1, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यदि आप ये सोचोगे कि हमें इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं कंपटीशन में, तो शायद ये नहीं है, उसके लिए नहीं है। बट हाँ, यदि आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हो तो यू मे लूज द इंटरेस्ट इन फिजिक्स। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप यूँ समझ सकते हैं कि इस चैप्टर के जो कंटेंट है वो कुछ इस तरह का है कि आपको पूरे फिजिक्स में एक तरह से पूरे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। मानो कि आप एक नए स्कूल में गए हो और नए कलीग्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लासेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उसमें आपका एक इंट्रोडक्शन हो जाता है हर लोगों से, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन पता चल जाता है कि हाँ इस क्लास का डिसिप्लिन क्या है। बहुत सारे नॉमेनक्लेचर पता चल जाता है कि अच्छा इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, वो इंट्रोडक्शन में। तो सेम चीज़ इस फिजिक्स में है, इस पहले चैप्टर में है। ये आपको पूरे फिजिक्स का एक इंट्रोडक्शन दे देगा, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ, मैं श्योर कर सकता हूँ कि यदि ये इस चैप्टर को आपने बहुत बढ़िया से पढ़ा, आप फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा कि इस पूरे चैप्टर में जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें व्हाट इज़ फिजिक्स पे जोर दिया गया है, ठीक है। अब मैं आपसे दिखाऊं कि व्हाट इज़ फिजिक्स यदि आपको समझना है, हम लाइन बाय लाइन भी चलेंगे इसमें। व्हाट इज़ फिजिक्स समझना है, सपोज करो कि आपके पास एक चेस का गेम है, ठीक है। यदि चेस गेम है और यदि आप रूल्स को नहीं भी जानते हो और यदि आपने एक स्पैन ऑफ टाइम के लिए आपने उसे ऑब्जर्व किया है, तो डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें पता चल जाएगा, ठीक है। और इवन हम उसके दूसरे एस्पेक्ट को भी देख सकते हैं कि इवन सारे रूल्स भी आपको यदि मालूम है तो क्या होगा, आप सारे मूव्स को नहीं जान सकते कि अच्छा इतने मूव्स पॉसिबल मूव्स है, ठीक है। सेम चीज़ फिजिक्स में है, जो चारों तरफ जो नेचर्स है हमारे पास में, कुछ नेचुरल रूल्स हम जानते हैं, ठीक है, उसके अनुसार से प्रेडिक्शन करते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि वो सारे प्रेडिक्शन हम कर पाए, ठीक है। तो एक तरह से स्टडी ऑफ नेचर ही फिजिक्स है। और चूंकि ये टॉपिक लाइन बाय लाइन का है तो हम इसके लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ेंगे। अब यदि आप देखोगे यहाँ पे कि जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, इस पूरे टॉपिक में जो पढ़ना है, यदि आप देखोगे तो ये 4 चीज़ें पढ़नी है, उसको हम देख लेते हैं। 5 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। पहला कि इसमें व्हाट इज़ फिजिक्स, ये पार्ट है। फिर स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स, कि इसका स्कोप क्या है और एक्साइटमेंट क्या है। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये बहुत ज़रूरी है कि फिजिक्स हमारे किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले जब तक हमें उसका अटैचमेंट नहीं पता चलता, जब तक उसमें हमें ये पता नहीं चलता कि हमसे कैसे जुड़ा हुआ है, तो शायद हम उसको एंजॉय करके नहीं पढ़ते। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, फिजिक्स जो है वो पढ़ने का नहीं, एंजॉय करने का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एंजॉय द फिजिक्स। नेक्स्ट है फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर, कि कौन से वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, अभी आप देख लोगे वो क्या है। और नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, लॉ का नेचर क्या है, कुछ समरीज, उसको पढ़ना जरूरी है। अब जो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज फिजिक्स,
ठीक है, उसको हम देखते हैं। देखो, ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। आप भी होंगे हमेशा। ये रात में सूरज कहाँ चला जाता है, ये बारिश कैसे हो जाती है, वोल्केनो कहाँ से आ गया, है ना। मतलब आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हमेशा, ठीक है। तो ह्यूमन हमेशा ही क्यूरियस रहा है जो भी आसपास के वर्ल्ड है उसको देखने में। जैसे नाइट स्काई विथ इट्स ब्राइट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा, है ना, तारे को, ठीक है। ह्यूमन सिंस टाइम, मतलब प्राचीन काल से ही ये सब चीज़ों की तरफ वो आकर्षित है, वो चीज़ों को देखता है, समझने की कोशिश करता है। द रेगुलर repetition of the day and night, the annual cycle of the seasons, the eclipse, the tides, the volcano, the rainbow always have been the source of wonder। हमेशा आप इसको देखिए, source of wonder रहा है ह्यूमन के लिए। The world has an astonishing variety of the material and bewildering diversity of the life and behavior। अल्टीमेट है इन सब चारों तरफ में। द इंक्वायरिंग एंड इमेजिनेटिव ह्यूमन माइंड हैज रिस्पॉन्डेड टू द वंडर एंड ऑ ऑफ नेचर इन डिफरेंट वेज। जो ये इंक्वायरिंग एंड इमेजिनेटिव ह्यूमन माइंड जो है, आपका माइंड भी ऐसा रहता है, इंक्वायरिंग एंड इमेजिनेटिव। कोई भी चीज़ है, क्वेश्चन उठना शुरू हो जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो आप ह्यूमन नहीं है। तो इंक्वायरिंग माइंड हमारे पास में है, वो इनहेरेंट है, बचपन से ही है। आपको बचपन कभी भी याद रखोगे, मम्मा ये कैसे हुआ, मम्मा वो कैसे हुआ, ये। तो इंक्वायरिंग और इमेजिनेटिव माइंड जो है हमेशा ये रिस्पॉन्ड किया है, ये जो वंडर्स है चारों तरफ हमारे पास में उसको, ठीक है। तो लाइफ बिहेवियर, इंक्वायरिंग माइंड, वन ऑफ द रिस्पॉन्स फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम हैज़ बीन। अब एक जो रिस्पॉन्स जो हमेशा प्राचीन काल से, बहुत पुराने टाइम से आ रहा है, टू ऑब्जर्व। किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, बहुत। जैसे यदि मैं इस पेन की ही बात करूं, यदि मैं इसे छोड़ता हूं तो ये नीचे गिरा। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं। यदि आपका माइंड साइंटिफिक है, जो कि होता है, ठीक है, यदि हम देखेंगे क्यों नीचे आया, क्यों नीचे आया ये, या कितना स्पीड से आया, कैसे आया, बाकी चीज़ें भी आ सकता है। क्या मैं इसको, पेन को और पेपर को एक साथ गिराऊं तो क्या एक साथ गिरेगा, क्या होगा, ऐसा करके हम इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो टू ऑब्जर्व द फिजिकल इन्वायरमेंट केयरफुली, लुक फॉर एनी मीनिंगफुल पैटर्न। और हम उसमें मीनिंगफुल पैटर्न ढूंढते रहते हैं। ऑब्जर्व के बाद मीनिंगफुल पैटर्न क्या, जैसा मैंने कहा कि पेन गिर रहा है तो क्या पेज भी साथ में गिरेगा, और या दोनों अलग अलग टाइम पे गिरेगा, तो वो पैटर्न देखने की कोशिश करता है। रिलेशन इन द नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना रिलेशन ये है, तो क्या ये भी होगा, क्या समझ में। एंड बिल्ड एंड यूज न्यू टूल्स टू इंटरेक्ट विद द नेचर, और एक नया टूल्स डेवलप करना नेचर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। आपने कभी पुल्ली देखा है? आप मूवी वगैरह में देखे होंगे कि कुएं से पानी निकालने के लिए हम एक ऊपर एक पुल्ली टाइप का चीज़ बनाते हैं, और एक स्ट्रिंग में बकेट लगा रहता है, दूसरे से हम खींचते हैं। वहाँ पे एफर्ट, जो हमारा ह्यूमन एफर्ट्स है, मिनिमाइज हो गया है। हमने कहीं ना कहीं इसे ऑब्जर्व किया होगा कि ये रोटेशन और ये पुल्ली लगाने से जो एफर्ट्स होगा वो मिनिमम होगा विथ रिस्पेक्ट टू कि यदि हम सीधे कुएं से पानी निकालें। गॉट इट? तो हमेशा हम आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और क्या करते हैं, हम उससे उसके कुछ टूल्स बनाने की कोशिश करते हैं। दिस ह्यूमन इंडेवर लेड इन कोर्स ऑफ टाइम टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसी का कारण है कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी अभी यहाँ तक पहुँच गया है। आप सोचो, घर पे बैठे बैठे पढ़ रहे हो, कलरफुल पेन से पढ़ रहे हो, कंप्यूटर पे पढ़ रहे हो, क्या चीज़ का डेवलपमेंट है। सेम ये जो ह्यूमन जो एंडेवर है, जो हमने ट्राई किया, हमारे जो पूर्वजों ने ट्राई किया है, उसी का कारण, उसी की वजह से है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। जो साइंस है, ठीक, जो वर्ड साइंस है वो कहाँ से आया, उसका मीनिंग क्या है, वो नेक्स्ट इसके पोर्शन में, ठीक है। द मीनिंग, द वर्ड जो साइंस दिया गया है वो क्या है। द वर्ड साइंस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया, ठीक है, मीनिंग टू नो। साइंस का मतलब होता है टू नो, और संस्कृत में उसको विज्ञानम कहते हैं, ठीक है, एंड अरेबिक में हम इसको इल्म कहते हैं। सिमिलर मीनिंग है साइंस का, नेमली नॉलेज, ठीक है। तो
हम कह सकते हैं साइंस इन ब्रॉड सेंस इज एन ओल्ड एज ह्यूमन स्पेसीज, ठीक है, और नॉलेज है और ये उतना ही पुराना है जितना हम ह्यूमन हैं, ठीक है। द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीस, मेसोपोटामिया, मेनी अदर मेड वाइटल कंट्रीब्यूशन टू इट्स प्रोग्रेस। साइंस के प्रोग्रेस में इन सब लोगों ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया है, इन सब कंट्रीज़ ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया है। फ्रॉम द 16th सेंचुरी, अच्छा 16th सेंचुरी जब भी मैं आपसे बोलूँगा तो वो 1500 से लेके और 1600 के बीच का पार्ट है, ठीक है, आप ध्यान रखना ये सब चीज़ कभी मतलब 1500 तो 16th सेंचुरी ऑनवर्ड ग्रेट स्ट्राइड्स वर मेड इन द साइंस इन यूरोप। पहले यूरोप में सबसे ज़्यादा चीज़ें मतलब साइंस में डेवलपमेंट हुआ। बाय द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी science had become a truly international enterprise. A 20th century means 1900 to 2000, इसके बीच में ट्रूली इंटरनेशनल हो गया साइंस, ठीक है, हर जगह पे इसका अपना एक वैल्यू होना शुरू हो गया, विथ मेनी कल्चर्स एंड कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग इट्स रैपिड ग्रोथ। सभी तरह के कल्चर्स और जो कंट्रीज़ है इसके रैपिड ग्रोथ में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं जहाँ पे यदि हम जाने व्हाट इज सो कॉल्ड साइंस, तो अब यही पैराग्राफ व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, साइंस क्या है और साइंटिफिक मेथड क्या है, ये इस पैराग्राफ का मकसद है। जैसे अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताएगा, साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना। सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है क्या करने का, नेचुरल फिनोमेना को समझने का, इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल, जितना डिटेल में हो सके उतना पॉसिबल है ना, जितना पॉसिबल है डेप्थ में जाने का उतना डिटेल में हम एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, क्या चीज़ को पढ़ने का, नेचुरल फिनोमेना को पढ़ने का, वही साइंस है, ठीक है। एंड यूज द नॉलेज टू गेन टू प्रेडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमेना, और जो नॉलेज हमें मिला है क्या चीज़ को, उसके डिटेल अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है, उससे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अच्छा आगे ये हो सकता है। जैसे किसी ने स्टीम के पावर को देखा होगा तब जाके ही रेलवे स्टीम इंजन बना होगा, है ना। पहले केटली में यदि हम कुछ गर्म करते हैं तो उससे स्टीम निकलने लगता है, उसके ढक्कन ऊपर जाने शुरू हो जाते हैं। किसी ने ऑब्जर्व किया, उसे डीपली देखा और सोचा अच्छा इसको हम कैसे मॉडिफाई करके हम क्या चीज़ बना सके, तो वही चीज़ यहाँ पे किया जाता है, गेन टू प्रेडिक्ट एंड मॉडिफाई एंड कंट्रोल द फिनोमेना। हम फिनोमेना को, जैसे इंजन को हमें कंट्रोल करना था, हमें वही स्टीम जो भी हमने केटल में देखा था सेम चीज़ को हम स्टीम इंजन में ला दिए, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल फिनोमेना। साइंस इज एक्सप्लोरिंग, साइंस मतलब एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रेडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करना और प्रेडिक्ट करना जो हम आसपास की चीज़ों को, वही साइंस है। द क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, अनरिवील द सीक्रेट ऑफ नेचर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ साइंस। जो क्यूरियोसिटी है ना, वही फर्स्ट स्टेप है। यदि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि अच्छा ये जानना है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, हर तरफ चीज़ों को, ये बल्ब कैसे बना, ये किसने बनाया, क्या हुआ, कैसे करके, ये सारा चीज़, तो वो क्यूरियोसिटी ही पहला स्टेप है यदि हम साइंस में डिस्कवरी करना चाहे उसके लिए। द स्पेसिफिक मेथड इन्वॉल्व सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स। अब जो स्पेस, यदि हम साइंस में कुछ स्पेसिफाई कर दे कि स्पेसिफिक स्टेप्स क्या होना चाहिए इसमें साइंटिफिक डिस्कवरी में, उसके स्टडी में, तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। अच्छा, हमेशा ये वर्ड सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन क्यों कह रहा है? सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को यदि एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना है तो। जैसे न्यूटन्स का ही हमने ले लिया जाए कि कहानी प्रचलित है कि जब एप्पल गिरा तो उस समय उन्होंने ग्रेविटेशन की खोज कर दी, लेकिन ऐसा तो नहीं है, वो तो जस्ट एक इनिशिएशन था। अब उसको सिस्टमैटिक स्टडी उन्होंने कैसे किया होगा, अच्छा ये यदि गिरा तो क्या हुआ, कितने सेकंड में गिर रहा है, क्या एक्सलेशन है, क्या डिफरेंट मास है तो सेम एक्सलेशन है या नहीं है, मतलब एक सिस्टमैटिक पार्ट होगा और फिर उसके ऑब्जर्वेशन के बाद में ही उन्होंने लॉ को बनाया होगा। उसके बाद कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स,
यदि हमें कोई ऑब्जर्वेशन है तो एक एक्सपेरिमेंट किया कि इसी चीज़ को जानने के लिए, जो मैंने कह रहा हूँ कि अच्छा एक्सेलरेशन डिफरेंट मास का सेम होता है जैसा आप जानते हैं, ठीक है, प्रीवियस स्टडी से, तो किसी ने तो उसका एक एक्सपेरिमेंटली किया होगा कि अच्छा 1 केजी के मास को गिरा के देखते हैं, 5 केजी को गिरा के देखते हैं, ऐसे करके, ठीक है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब यहाँ पे दो चीज़ें, क्वालिटेटिव का मतलब जस्ट उसके बारे में जानना, ऐसा हो रहा है, इस तरह का हो रहा है वो, और क्वांटिटेटिव का मतलब है उसके बारे में, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग उसके स्टेप्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब आप उसमें क्या कर रहे हो, एक फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मेशन दे रहे हो। जैसे मैं कहूँ कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने फोर्स लगाया, ठीक है, ये मास m था, तो इसमें एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा, तो फोर्स लगाने से ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी, ये एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये एक्सेलरेशन कितना होगा वो चीज़ बता देना एक तरह से क्वालिटेटिव हो जाएगा। आपको न्यूटन्स का सेकेंड लॉ मालूम होगा, F = m टाइम्स ऑफ a, तो a जो हो जाएगा वो F/m हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एग्जैक्ट एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर दिया, वो हो गया क्वालिटेटिव, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ और फॉल्सिफिकेशन, यहाँ पे देखना कि प्रेडिक्शन भी करना है, उसमें एक स्टेप प्रेडिक्शन भी है, वेरिफिकेशन भी है और फॉल्सिफिकेशन भी है। जैसे जो न्यूटन्स का लॉ है, यदि हम न्यूक्लियर फिजिक्स में चले जाते हैं, एटम्स में चले जाते हैं, तो वो वैलिड नहीं है, तो आइंस्टीन ने इसे फॉल्सिफिकेशन किया, उस थ्योरी को फॉल्स प्रूफ किया, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स है साइंटिफिक स्टडी का, ठीक है। स्पेकुलेशन एंड कंजक्चर ऑल्सो हैव अ प्लेस इन साइंस। मतलब आप किसी चीज़ को जस्ट हमने क्या किया कि जैसे हमें एक प्रूफ नहीं है, लेकिन हमने एक काइंड ऑफ थॉट एक्सपेरिमेंट हमारे पास है कि हाँ ऐसा है तो ऐसा होगा, उसका भी जगह साइंस में है। जैसे आइंस्टीन के कई सारे थ्योरी पहले क्या था, थॉट बेस्ड था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं था, बाद में प्रूफ हुआ, ठीक है, तो उसका भी प्लेस साइंस में है। बट अल्टीमेटली अ साइंटिफिक थ्योरी, यदि कोई साइंटिफिक थ्योरी है तो क्या होना चाहिए, टू बी एक्सेप्टेबल मस्ट बी वेरीफाइड बाय रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। लेकिन कोई भी थ्योरी यदि बनाया गया है, जैसे लॉज ऑफ मोशन बनाया गया है, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसको वेरीफाई करता हो, ठीक है, उसके लिए वो एक्सेप्टेबल हो। गैलीलियो ने बहुत सारे मोशन के डेटा को इकट्ठा कर रखा था। जैसे आप अभी यदि मैं आपसे कहूँ कि सपोज करो कि एक पेन है और इसको यदि आप अपने टेबल पे फेंकते हो तो क्या होगा, धीरे धीरे जाके रुक जाएगा। उनका उस समय कहना था कि ये रुकने का कारण कि सारे जो यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट होते हैं वो थक जाते हैं, ऐसा नहीं, ये फ्रिक्शन की वजह से है, जो कि अब आप जानते हो, बाद में न्यूटन और बाकी के साइंटिस्ट ने ये सब चीज़ डिस्कवरी किया था, ठीक है। There is much philosophical debate about the nature and method of science that we need to discuss there। बहुत सारे मतलब फिलोसफिकल डिबेट्स है कि नेचर और मेथड साइंस का क्या होना चाहिए, बट हमें इतना ही जाना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है कि अब जो पहला सेंटेंस उसने बताया है, द इंटरप्ले ऑफ थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट इज द बेसिस टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। एक्चुअली क्या होता है, जैसे थ्योरेटिकली कोई चीज़ कह दिया गया, ठीक है, पहले थ्योरेटिकली कोई चीज़ कह दिया गया और फिर एक्सपेरिमेंटली उसे वेरीफाई कर दिया गया, या ऐसा हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटली कोई चीज़ आ गया, फिर हमने थ्योरेटिकल उसे वेरिफिकेशन कर दिया। ये इंटरप्ले एक बेसिस है साइंस के प्रोग्रेस में। कभी थ्योरी पहले आता है, एक्सपेरिमेंटल प्रूव करते हैं हम, एक्सपेरिमेंटल पहले होता है, फिर उसका थ्योरी बनाते हैं, ठीक है। जैसे कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल पहले क्या था, जो एप्पल गिरा और ये सब सारी चीज़ डेटा था, हमने थ्योरी में बाद में, मतलब न्यूटन ने किया, ठीक है। तो ये बेसिस है साइंस के प्रोग्रेस में ये चीज़। साइंस इज़ एवर डायनेमिक, मतलब क्या हुआ, हमेशा चेंजिंग होता रहा है,
न्यूटन की वजह से 100 साल तक हम ये मानते रहें कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। लाइट जो आप देखते हो वो पार्टिकल है। बाद में अब देखा गया नहीं नहीं ये वेव है, पर आइंस्टीन ने फिर से कह दिया नहीं ये पार्टिकल है, बट वो पार्टिकल वैसा नहीं है जैसा न्यूटन का है। वो एक काइंड ऑफ उन्होंने फोटोन नाम दिया है। जब समय आएगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि एक छोटे छोटे पार्टिकल्स है, बट वो वेव से बना हुआ है। ठीक है, इसको फोटोन कहा गया है। ठीक है, तो हमेशा ये ऐसा नहीं कि कोई कह के चला गया कि यही मतलब है तो वही रह जाएगा, बदलता भी रहता है। तो साइंस जो है वो डायनेमिक है। ठीक है, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चंस ऑथोरिटी अमंग द साइंटिस्ट। कोई फाइनल थ्योरी साइंस में नहीं है। आप पढ़ रहे हो सकता है कि आप पढ़ते जब आगे जाओगे और मे बी आप यदि साइंटिस्ट बन गए तो डिस्कवर कर सकते हो, और हो सकता है उस थ्योरी को आपने वो प्रूव नहीं है ये कह सकते हो। एंड ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव इन डिटेल एंड प्रिसीजन और एक्सपेरिमेंट यील्ड न्यू रिजल्ट्स। जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन हमारा आया है, डिटेल्स और प्रिसीजन एक्सपेरिमेंट का बढ़ा है, नए नए रिजल्ट्स आ गए हैं। थ्योरीज मस्ट अकाउंट फॉर देम। और जो उस ऑब्जर्वेशन से और उस डिटेल से जो डेटा है वो उस थ्योरी से क्या होना चाहिए, वो मस्ट अकाउंट फॉर देम। वो थ्योरी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। एंड यदि नहीं कर रहा है, इफ़ नेसेसरी बाय इंट्रोड्यूसिंग मॉडिफिकेशन, हम उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, उस थ्योरी को मॉडिफिकेशन भी में भी ला सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट के लिए यदि हम जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें कि लॉज ऑफ मोशन जो है वो आइजैक न्यूटन ने 17th सेंचुरी में दिया था। और वो ऐसा है कि एक नॉर्मल बॉडीज जिसका स्पीड बहुत नॉमिनल है उस पे ही अप्लाई होता है। वो स्पीड ऑफ लाइट, कोई ऑब्जेक्ट यदि स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। तो इसके कंट्रास्ट में 1900 में मीन्स 20th सेंचुरी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने उसके न्यूटन्स के जो लॉ है उसको मॉडिफाई कर दिया। स्पीड बट ऑल्सो करेक्ट, जिसका मतलब कि उन्होंने उसको मॉडिफाई कर दिया कि यदि स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर है तो आपका लॉ नहीं वेरीफाई हो, ये वेरीफाई नहीं कर रहा है, ये मॉडिफिकेशन होंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें पढ़ना है, बट यदि इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखने, अच्छा आपसे एक इंस्ट्रक्शन है कि जो चीज़ यहाँ पे हाईलाइटेड है या तो अंडरलाइन है उसे आप अपने बुक में ज़रूर नोट करें। ठीक है, आपके पास इनफ समय है, आप पॉज कर सकते हैं, पहले की चीज़ों को लिख सकते हैं, जो भी नोट करना है उसे नोट करते जाइए। ठीक है, अब ऐसा ही एक कहानी यहाँ पे भी बताया गया है। जैसे हमने बताया कि न्यूटन और आइंस्टीन कैसे मॉडिफिकेशन होता गया है कि जैसे जैसे हमारा एक्सपेरिमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होना शुरू हो गया, जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है, जैसे जैसे डेटा ज़्यादा है, तो कई सारे थ्योरी मॉडिफाई हुए हैं। उसी की एक और स्टोरी है, यू कैन गो थ्रू दैट कि किस तरह से केपलर ने ये दिया था डेटा, बाद में उसका चेंज हुआ कि अच्छा वो सर्कुलर नहीं है, वो एलिप्टिकल है, बहुत सारे ऐसा चीज़ है। ठीक है, एक और पार्ट यहाँ पे बताया गया है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स को यदि आप देखेंगे तो जैसे एक इंस्ट्रक्शन के लिए हम इसे पढ़ लेते हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो होता है टिल देन वेरी सक्सेसफुल थ्योरी जब न्यूटन थे, और इवन 100 और 200 ईयर्स के आसपास में, एंड कुड नॉट एक्सप्लेन सम ऑफ द मोस्ट बेसिक फीचर ऑफ एटॉमिक फिनोमेना। लेकिन वो एटॉमिक फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, वो उसे नहीं किया जा सकता। सिमिलरली देन एक्सेप्टेड वेव पिक्चर ऑफ लाइट फेल टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रॉपर्टी। और उसी तरह से जैसे वेव पिक्चर जो लाइट का था वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, नहीं कर सकता। देन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेडिकली न्यू थ्योरी जिसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, टू डील्स विद द एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिनोमेना। आप सोच सकते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे हम यदि रहते कि नहीं ये वो थ्योरी एकदम एग्जैक्ट है, ट्रू है, वो गलत हो ही नहीं सकता, तो शायद हमें ये क्वांटम मैकेनिक्स तक हम नहीं पहुंचते। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स लिटिल बिट आपके स्कोप से ऊपर है, बट स्टिल यदि हम सारे कोर्सेज को पढ़ लेंगे तो कुछ पे इंस्ट्रक्शन पे हम बनाएंगे। ऐसे एक मूवी भी हम लोग ने बना रखा है
कभी आप उसका चाहे तो ट्रेलर देख सकते हो, इसी चैनल पे है, सर्च करके। ओके नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में अच्छा, जैसे मैंने कहा एक चीज़ और, बोर नहीं होना है, इसमें हर एक चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। जहाँ पे आपको लगे कि नोट करना है उसे आप नोट करिए, मैंने हाईलाइट कर रखा है इस पीडीएफ में, तो क्या चीज़ नोट करना है वो भी आपको पता चलता रहेगा। जस्ट एज अ न्यू एक्सपेरिमेंट मे सजेस्ट एन अल्टरनेटिव थियोरेटिकल मॉडल, अ थियोरेटिकल एडवांस मे सजेस्ट दैट टू लुक फॉर इन सम एक्सपेरिमेंट। ऐसा हो सकता है कि जैसे जो हमारे पास में न्यू एक्सपेरिमेंट हुआ तो कहा कि नहीं इस मॉडल को बदलो। आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे रदरफोर्ड मॉडल को, कि किस तरह से इम्प्रूव होके सब बना है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जो एक्सपेरिमेंटल हमारे पास जो नया एक्सपेरिमेंट है उसने ये सजेस्ट किया कि चलो थ्योरी को बदलो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो हाईली डेवलप थ्योरी है वो एक्सपेरिमेंट को अच्छा चेंज करो, इस सेंस में नहीं, इस सेंस में हम बना सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाई गोल्डफॉयल इन 1911, एक एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बता रहा है कि जो स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट था जो इन 1911 बाई रदरफोर्ड इस्टेब्लिश द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, तो उसने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बनाया था, विच देन बिकम द बेसिस ऑफ द क्वांटम थ्योरी। उस समय क्वांटम थ्योरी का बेसिस बना था हाइड्रोजन एटम इन 1913 बाई द नील्स बोर। On other hand, the concept of antiparticle was first introduced theoretically by the Dirac in 1930 and confirmed 2 years later by the experimental discovery of the positron। मतलब जैसे देखो एंटी पार्टिकल जो था उसका एक तरह से उन्होंने कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया गया था 1930 के आसपास में, लेकिन बाद में उसे कंफर्म किया गया, सॉरी पहले ही बता दिया गया था लगभग देखो 1984 तक है, 1939 एंड कन्फर्म 2 years लेटर, 2 साल के बाद उसे बताया गया था, ठीक है। तो ऐसा साइंस में चलता रहता है, ठीक है, कि कोई चीज़ थ्योरेटिकली हमें प्रेडिक्ट हो गया, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है थ्योरेटिकली कोई चीज़ प्रेडिक्ट करना। आप साइंस पढ़ के एक्चुअली आप एक जादूगर बन जाते हो, ठीक है, किसी चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा ये होगा, ठीक है, और ऐसा आपको दिखेगा, तो वही यहाँ पे हो रहा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अब ये फिजिक्स की तरफ थोड़ा सा कंसंट्रेशन ऐसे कर रहा है। फिजिक्स इज द बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस जो है उसका ही कैटेगरी एक फिजिक्स है, ठीक है, बेसिक डिसिप्लिन है उसका, जैसे बाकी चीज़ केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उसी तरह से। द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर। फिजिक्स जो है उसका जो वर्ड का मीनिंग नेचर से आया गया है, और संस्कृत में इसका जो इक्विवेलेंट वर्ड होता है वो भौतिकी है, दैट इज़ यूज टू रिफर टू द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिक्स को जो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड कह सकते हैं, ठीक है। अ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ दिस डिसिप्लिन इज नीदर पॉसिबल नॉट नेसेसरी, वो नेसेसरी भी नहीं है और पॉसिबल नहीं है प्रिसाइज डेफिनेशन हम फिजिक्स का दे दें, ठीक है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि फिजिक्स एज अ स्टडी ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना, ये स्टडी है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि हमने ऐसा कह दिया, ठीक है, कि फिजिक्स जो है वो स्टडी ऑफ नेचर है, तो ये एक रियल फिनोमेना है ना, नो वन हैज़ गिवन द ऑलरेडी। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैं कहता हूँ कि न्यूटन्स लॉ, आपने सुना होगा न्यूटन्स लॉ, क्या न्यूटन ने इस लॉ को फ्रेम किया है? क्या उन्होंने इस लॉ को बनाया है? नो, उन्होंने सिर्फ डिस्कवर किया है। नेचर में हमेशा से न्यूटन्स लॉ एग्जिस्ट था, लॉज ऑफ मोशन जिस मोशन के थ्रू है वो एग्जिस्टेड है, उन्होंने डिस्कवर किया। मतलब नो वन हैज़ ऑथराइज टू अल्टर द लॉ ऑफ नेचर, वो जस्ट डिस्कवर कर सकता है। तो आपसे पूछा जाए कि लॉ सिर्फ डिस्कवर किया जा सकता है या उसे फ्रेम किया जा सकता है, उसे बनाया जा सकता है, द आंसर इज व्हाट, सिर्फ डिस्कवर किया जा सकता है। न्यूटन साइंसी ने डिस्कवर किया, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है नेचर में, हम सिर्फ डिस्कवर करते हैं। तो फिजिक्स जो
स्टडी है उसके थ्रू हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हम उसे उस लॉ को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज डिस्क्राइब ब्रीफली इन द नेक्स्ट सेक्शन, हम स्कोप को देखेंगे। वी रिमार्क 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, हम देखेंगे फिजिक्स में जो इतनी सारी स्टडी हो रही है उसके पीछे जो 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट क्या है, वो है यूनिफिकेशन और रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिफिकेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें था उसको हमने यूनिफाई करके एक बना दिया, है ना, उसे रिड्यूस करके छोटे छोटे पोर्शन में तोड़ दिया। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसे रिड्यूस करके छोटे छोटे पोर्शन में पार्ट वाइज हमने पढ़ना शुरू कर दिया। शायद ये चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, अभी अभी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि यूनिफिकेशन का मतलब क्या है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, सपोज करो कि आपने देखा होगा, यदि एक लोहे को लो, ठीक है, गर्म लोहे को लो, और गर्म लोहे को के कलर को देखोगे तो रेडिश सा दिखता रहेगा, है ना, देखा आपने कभी लोहे को गर्म किया हुआ मूवी में, पॉइंट में या कहीं पे, ठीक है, तो वो रेड कलर का रहता है, ठीक है। यदि आपने उसे पानी में रखा, वो क्या हो जाएगा, ब्लैक फिर से हो जाएगा, और एक आवाज़ आती है छन ऐसे करके, ठीक है, उसका टेम्परेचर वगैरह चेंज हो जाता है। आपको नहीं लगता है ये लाइट, ये थर्मल प्रॉपर्टी और ये साउंड जो आवाज़ आई ऐसे करके, ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं, ये जो सारे फेनोमेना एक दूसरे से रिलेटेड है, वही है यूनिफिकेशन। कि क्या हम इन सारी चीज़ों को एक थ्योरी से डील कर सकते हैं, उस थर्मल प्रॉपर्टी को, उस लाइट के प्रॉपर्टी को, उस साउंड के प्रॉपर्टी को, क्या हम एक लॉ से उसे 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 डिस्क्राइब कर सकते हैं, वही होता है यूनिफिकेशन, ठीक है। तो इन सब के डिटेल में मीनिंग हम जानते हैं, इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट्स देखो, इस पूरे लाइन बाय लाइन का मेरा मकसद एक और था। कभी कभी हम क्या होता है, चीज़ें पढ़ते हैं उसका इंटरप्रिटेशन सही नहीं कर पाते, तो क्या करेक्ट इंटरप्रिटेशन होगा उस लाइन का, उसका मीनिंग का, क्या कन्वे करना चाह रहा है वो पैराग्राफ, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ये लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट में देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पूरा यूनिफिकेशन और रिडक्शन पे और क्या चीज़ बताया गया है यहाँ पे, ठीक। चलो, इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फेनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉ। बहुत सारे फेनोमेना को हम कुछ लॉ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखोगे तो सिर्फ वो एप्पल को गिरने का ही कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा है, वो इवन मून और अर्थ जो है वो कैसे अटैच्ड है उसको भी दे रहा है। अब ये पूरे यूनिवर्स का कंस्ट्रक्शन एक दूसरे से के तरफ ये कैसे क्यों ये घूम रहे हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट को दे रहा है। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि ये पेन नीचे गिर गया अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से दे रहा है, वो सब चीज़ को। तो एक वास्ट फिनोमेना है और उसको एक वास्ट फिनोमेना है, और हम उसे छोटे से लॉ एक जो F=G टाइम्स ऑफ m1m2/r² आपने देखा होगा उसमें बांध के दे रहे हैं, ठीक है, मतलब न्यूटन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो वही सेंटेंस यहाँ पे कहा गया, द एफर्ट्स इज टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉ इन डिफरेंट डोमेन एंड कंडीशंस। हाँ, मतलब हमेशा एफर्ट्स उधर की तरफ रहता है कि अच्छा ये सारे फेनोमेना है वो F=G टाइम्स ऑफ m1m2/r² से ही है, कहीं ना कहीं यहीं से हम एक्सप्लेन से कर पा रहे हैं वो उसकी तरफ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब एग्जाम्पल भी दे दिया जो मैं अभी आपको बताया, न्यूटन्स डिस्क्राइब द फॉल ऑफ एन एप्पल टू द ग्राउंड एंड द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ and the motion of the planet around the sun. Similarly, the basic law of electromagnetism जो मैक्सवेल ने दिया था, यदि न्यूटन के बाद देखोगे कि जो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले कौन साइंटिस्ट हैं तो मैक्सवेल हैं। उन्होंने एक ह्यूमन रेस को ही बदल दिया था। न्यूटन्स की वजह से मैकेनिकल चीज़ें बहुत आ गई थी, ऑटोमेशन, मैकेनिकल चीज़ें मतलब कि वो पुल्ली और ट्रेन और मैकेनिकल सिस्टम बहुत सारा बनना शुरू हो गया था जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। और मैक्सवेल की वजह से काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिवॉल्यूशन आना शुरू हो गया। ये लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब चीज़ों को इन्होंने यूनिफाई कर दिया था। आप अभी पढ़ोगे मैक्सवेल 12th क्लास में इनके बारे में ज़्यादा
इसमें से एक तरह से आप देख सकते हो कि मोस्टली 11th क्लास में हमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ना है और जैसे ही हम 12 में जाएंगे तो मैक्सवेल के इक्वेशंस को भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे आते हैं। 1 मिनट, ओके इट्स गोइंग। तो अब गवर्न द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना, जो मैक्सवेल है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेना को क्या करता है, गवर्न करता है। द अटेम्प्ट्स टू यूनिफाई द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर रिफ्लेक्ट द सेम क्वेस्ट फॉर द यूनिफिकेशन। जैसे अभी हम देखेंगे फंडामेंटल फोर्सेस को, सारे जितने भी आप कैसे फोर्स देखोगा, फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन, बहुत सारे फोर्सेस आपने देखा होगा, सब चीज़ को यूनिफाई करके कुछ 4 फोर्सेस में क्या कर दिया गया, क्लासीफाई कर दिया गया। उस यूनिफिकेशन को हम अभी देखेंगे। A related effort is to derive the properties of the bigger, more complex system from the properties and interaction of its constituents, simpler parts. दूसरा जिसको रिडक्शनिज्म कहते हैं, दिस अप्रोच इज कॉल्ड द रिडक्शनिज्म एंड इट इज़ ऑन द हार्ट ऑफ द फिजिक्स। ये चीज़ आप कितना समझे नहीं पता, अभी आप देखिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है, और ये एयर में स्पिन कर रहा है, ये एयर में स्पिन हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे फोर्स होंगे, ठीक है। इसमें जैसे एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg भी हो सकता है, एयर ड्रैग भी हो सकता है, ठीक है, एयर ड्रैग भी हो सकता है, ऐसे करके इसमें बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, फ्रिक्शंस, एयर फ्रिक्शंस भी हो सकते हैं, ये स्पिनिंग रोटेशन का पार्ट भी है, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन यदि हमें सिर्फ ग्रेविटेशनल इफेक्ट को देखना है तो हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि एयर ड्रैग उसमें है भी, ठीक है, उसमें स्पिन वगैरह होगा भी, सिर्फ हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और हम ये मानते हैं कि उस पर mg ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है और अब सिर्फ इसके एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बाकी चीज़ें भी अवेलेबल होगा, लेकिन यदि सिर्फ हमें उस एस्पेक्ट को जानना है कि ग्रेविटी ने क्या उस पर इफेक्ट किया है, तो हम सिर्फ ग्रेविटेशन पे बेस्ड चीज़ों को ही पढ़ेंगे, ठीक है, और तो उसी को हम रिडक्शनिज्म कह देते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर से इसको पढ़ लो। अ रिलेटेड एफर्ट्स इज टू, द साइंस में क्या है, डिराइव द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड द इंट्रैक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स सिंपलर पार्ट। मतलब इसमें एयर ड्रैग और ये सारे चीज़ को एक साथ एक्सप्लेन करने की जगह पे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम क्या करेंगे, उसको एफर्ट्स को कम करके सिर्फ mg का, जब हम फ्लूइड पढ़ेंगे तो एयर ड्रैग को पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट में हम उसके अप्रोच को पढ़ सकते हैं, क्लियर, वो रिडक्शनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ एग्जाम्पल इन्होंने भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल, द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेवलप्ड इन द 19th century deals with bulk system in terms of macroscopic quantities such as temperature, internal energy, entropy, इसके टर्म्स में एक्सप्लेन किया जा रहा था, टेम्परेचर, इंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा में। सब्सिक्वेंटली द सब्जेक्ट ऑफ काइनेटिक थ्योरी एंड statistical mechanics interprets this quantity in terms of the properties of molecular constitution। पहले ये इसके टर्म्स में, जैसे अच्छा ये बताने की कोशिश की जा रही है, जैसे आप न्यूटन मैकेनिक्स को देखोगे तो क्या है, न्यूटनियन मैकेनिक्स में फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब कुछ पैरामीटर है जिसके टर्म्स में हम उसके मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो थर्मोडायनेमिक्स था उसमें ये सब चीज़ें थी, ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिकल मैकेनिज्म इंटरप्रेट्स दिस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बल्क। अब क्या किया गया, उस चीज़ को जो एज अ बल्क, वो चीज़ को जो वो कर रहे थे कि एज अ पूरा एज अ सिस्टम जो हम देख रहे थे, उसको पूरा मॉलिक्यूलर लेवल पे ला दिया गया। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्कस करिए, उस बल्क अमाउंट ऑफ गैस का बिहेवियर आपको पता चलता रहेगा, ठीक है।
In particular, the temperature was seen to be related to the average kinetic energy of molecule of the system. अब देखो कि एक पूरा गैस यहाँ पे है, ठीक है, हम ओवरऑल इसका टेम्परेचर क्या है और इसका एंट्रोपी क्या है, इन सब के फॉर्मेट में हम इसको डील कर रहे थे, लेकिन हम इसको इसके पूरे जाके पूरे उसके एक मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच सकते हैं। कहीं ना कहीं इस मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है वही ओवरऑल टेम्परेचर को डिराइव कर रहा है। तो हम रिड्यूस करके इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कहाँ पे ला दिए, एक मॉलिक्यूलर लेवल पे ला दिए, और उस मॉलिक्यूल के बिहेवियर को पढ़िए, उसके काइनेटिक एनर्जी को देखिएगा, टेम्परेचर ओवरऑल सिस्टम का खुद ही पता चल जाएगा। ये चीज़ भी 11th में ही पढ़ना है, अभी हम आगे देखेंगे तो इसमें पढ़ेंगे। गॉट इट। तो दो चीज़ अभी हमने पढ़ा, एक चीज़ पढ़ा यूनिफिकेशन और एक रिडक्शन, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में लाके, से सिंपल सा बात है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट में हम पढ़ रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है, जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम बनाते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।